फर्स्ट ईयर आज आप लोगों का हिस्टोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इम्यून सिस्टम एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। इम्यून सिस्टम में बेटा आप लोगों ने जो है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे विद, आज जो हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे उसमें सेल्स होंगे इम्यून सिस्टम के, इसके साथ साथ लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है जो मेन इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और एक लिम्फोइड ऑर्गन थैमस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इम्यून सिस्टम बेसिकली होता क्या है। इम्यून सिस्टम इज दी बॉडी डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम होता है ये, और बेसिकली एक्ट करता है अगेंस्ट एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर। इसके साथ साथ जो बॉडी के अंदर कोई कैंसर या मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं तो इनके खिलाफ बेसिकली ये एक्ट करता है। बाय दो तरह के दो कंपोनेंट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, जो आप लोग अगर फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। दीज आर इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। बेसिकली इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो रैपिडली एक्ट करता है लेकिन नॉन स्पेसिफिक होता है। इसके मुकाबले में जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो एक्ट करता है स्लोली, लेकिन जो होता है वो सिलेक्टिव जो होता है इम्यून सिस्टम होता है, यानी अगेंस्ट द सिलेक्टिव एंटीजन जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, अब एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे पास उसके ऑपरेट करता है थ्रू टू टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, जिसमें हमारे पास एक ह्यूमोरल आ जाता है और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है, तो ह्यूमोरल में बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो है ये वर्क करता है। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है। तो सेल्स जो होंगे इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के, उसको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसको हम एपीसीज भी कहते हैं। वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्फोसाइट्स जो फंक्शनल टाइप्स होती है लिम्फोसाइट्स की, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं, उनमें हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स, और उसके साथ साथ जो होता है नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग बी लिम्फोसाइट्स को देखते हैं। बी लिम्फोसाइट बेसिकली जो है वो ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में, और वहीं पे ये मैच्योर होते हैं और इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका सारा काम जो है वो बोन मैरो में हो रहा है, यानी कि वो ओरिजिनेट भी वहीं हो रहे हैं, मैच्योर और बिकम इम्यूनो कॉम्पिटेंट इन द बोन मैरो। मैचुरेशन के बाद क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और कनेक्टिव टिश्यू। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनके ऊपर हमारे पास आईजीएम और आईजीटी के मोनोमर्स होते हैं। उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक्सटर्नल सरफेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली आईजीएम और आईजीटी क्या इम्यूनोग्लोबुलिन से बेसिकली ये बी सेल रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, these immunoglobulin molecules are called B cell receptors, जिनको हम B cell receptor या BCRs भी कहते हैं। और ये B cell receptors बेसिकली सर्व करती हैं एज अ रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक और वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मोनोमर्स होते हैं आईजीएम और आईजीटी के, और ये बी सेल रिसेप्टर्स होती हैं बेसिकली जो है रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं फॉर वेरियस टाइप ऑफ एंटीजन। अब क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं फिर ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन जो होते हैं उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसके खिलाफ जो है फिर इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर हम लोग आगे देखें, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनके ऊपर इसके साथ साथ MHC टू मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ऑन देयर सरफेस। MHC बेसिकली मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये इज ए ग्रुप ऑफ जीन्स दैट कोड फॉर स्पेशल सेल सरफेस प्रोटीन्स, जिनको हम MHC मॉलिक्यूल्स कहते हैं। MHC मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक MHC1 होती है जो कि जितने भी बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे होते हैं, जबकि MHC2 जो होते हैं वो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके फंक्शन में डिफरेंट क्या है कि MHC1 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंट करते हैं शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, यानी एंटीजन जो कि डिराइव होती है फ्रॉम एंडोजिनस प्रोटीन, और जो MHC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको प्रेजेंट करते हैं जो कि एक्सोजिनस प्रोटीन से डिराइव होती है। सो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारे पास उनके ऊपर जो है MHC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑन देयर सरफेस। अब होता है क्या है, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट बी सेल्स होते हैं वो कब एक्टिवेटेड होते हैं,
वो एक्टिवेट उस वक्त होंगे जब कोई एंटीजन जो होगा वो बाइंड करेगा इनके ऊपर जो बी सेल रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। बी सेल रिसेप्टर्स जब एंटीजन के ऊपर बाइंड करेगा तो बी लिम्फोसाइट्स होंगे वो एक्टिवेट होंगे, और उनकी एक्टिवेशन से बी लिम्फोसाइट्स होंगे वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, और डिवाइड होने के बाद ये दो तरह के सेल्स बनाएंगे, ठीक है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट बी सेल्स कब एक्टिवेट होंगे, जब कोई एंटीजन जो होगा उसकी जो बी सेल रिसेप्टर्स है उनके ऊपर आके अटैच होगा, तो 20 lymphocytes एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, एंड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन दे फॉर्म द टू varieties ऑफ सेल्स व्हिच इंक्लूड नंबर 1 प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स बेसिकली आप लोगों को पता होगा सिंथेसाइज और स्क्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेमोरी बेस्ड सेल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा सेल से लेसर इन नंबर होते हैं लेकिन नॉन लिविंग होते हैं, और इनका जो काम होता है बेसिकली ये मोर रैपिड एंड एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स शो करते हैं अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स हम लोगों ने पढ़ा, ये डेवलप मैच्योर और इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर हमारे पास बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिकग्नाइज करते हैं एंटीजन को। इसके साथ साथ इसके ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं बेसिकली एंटीजन को इनके सरफेस के ऊपर। इसके साथ साथ जो है ये बी सेल बी लिम्फोसाइट्स होते हैं बेसिकली एक्टिवेट कब होते हैं, जब एंटीजन होते हैं इनके सरफेस पे सरफेस रिसेप्टर्स के आगे अटैच होते हैं, तो उस वक्त ये एक्टिवेट होके माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, और उसके बाद दो तरह के जो सेल्स हैं वो बनाते हैं। एक प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, और दूसरे मेमोरी बी सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली सब्सिक्वेंट एक्सपोजर जब होगा सेम एंटीजन का तो उस वक्त रैपिड और एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। ये बेटा हमारे पास एक बी लिम्फोसाइट है, और इसके ऊपर ये इसके बी सेल रिसेप्टर्स हैं जिसको हमने बीसीआर का नाम दिया। बीसीआर के ऊपर ये एंटीजन आके अटैच हो रही है, और जब एंटीजन आके अटैच होगी तो उस वक्त ये एक्टिवेट होगा। आफ्टर एक्टिवेशन बी सेल रिसेप्टर्स दो तरह के सेल्स देंगे, एक तो मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स हैं बेस, और कुछ जो है ये प्लाज्मा सेल्स हैं जो कि फर्दर एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है लिम्फोसाइट्स की कैटेगरी वो हमारे पास है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स भी बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं थाइमस में। इम्यूनो कॉम्पिटेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि जब ये सेल्स होंगे वो एबल टू डेवलप एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, तो उस वक्त इन सेल्स को हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हमने कहा कि ये बोन मैरो में ओरिजिनेट होंगे, इम्यूनो कॉम्पिटेंट लेकिन थाइमस में होंगे। टी सेल्स जो हैं वो 70% ऑफ द टोटल लिम्फोसाइट्स जो है वो टी सेल्स होते हैं। अब टी सेल्स जो होते हैं ये एंटीजेनिक जो एपिटोप्स होते हैं उनको किस तरह रिकग्नाइज करते हैं, वायर सरफेस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इनके ऊपर। जैसे बी सेल बी लिम्फोसाइट्स में हमारे पास बीसीआर के टी सेल रिसेप्टर्स हैं, इसके ऊपर टीसीआर होंगे टी सेल रिसेप्टर्स। ये टी सेल रिसेप्टर्स बेसिकली एंटीजेनिक एपिटोप्स को रिकग्नाइज करेंगे, यानी एंटीजन का एक जो पार्ट है उसको रिकग्नाइज करेंगे। यूजुअली जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो होल एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि उसका जो स्मॉलर मॉलिक्यूलर रीजन होता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसको हम एपिटोप्स कहते हैं, ठीक है। सो दे रिकग्नाइज एंटीजेनिक एपिटोप्स बाय दिस टीसीआर रिसेप्टर्स जिनको हम टी सेल रिसेप्टर्स कह रहे हैं। और ये टी सेल रिसेप्टर्स बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं, इंक्लूड टू ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम अल्फा और बीटा चेन्स कहते हैं, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होंगे बोन मैरो में, वहीं और उसके बाद इम्यूनो कॉम्पिटेंट होंगे थाइमस, ठीक है। उसके बाद टी सेल लिम्फोसाइट्स की क्या खास बात है कि ये 70% ऑफ द टोटल लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इनके ऊपर टीसीआर रिसेप्टर्स होते हैं जिन जो कि which are composed of two glycoproteins of alpha and beta chains, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टी सेल्स की, एक तो ये सिर्फ उन एपिटोप्स को रिकग्नाइज करेंगे जो कि प्रेजेंटेड होंगे इनको बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। दे रिकग्नाइज ओनली दोज एपिटोप्स दैट आर प्रेजेंटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दूसरे नंबर पे ये सिर्फ जो प्रोटीन एंटीजन होते हैं इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये दो इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम टाइप्स की अगर बात करें, अनदर इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, इसमें हमारे पास सेवरल टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट्स की। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है वो यहाँ पर आप लोगों को बताई जाएगी, जिसमें हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक, मेमोरी टी सेल्स हैं, सप्रेसर और इसके साथ गैमा डेल्टा टी सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हम पीसीआर रिसेप्टर्स, CD8 मार्कर्स भी होते हैं इनके साथ। CD8 मार्कर्स बेसिकली ये भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि
साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को बेटा हम लोग इफेक्टर और किलर सेल्स भी कहते हैं। इनके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि ये टी सेल रिसेप्टर्स होंगे, इसके साथ साथ CD8 मार्कर्स भी होंगे। CD8 मार्कर्स बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि एक्ट करती हैं एज ए को रिसेप्टर फॉर टी सेल रिसेप्टर्स, ठीक है। तो CD8 मार्कर्स जो होंगे वो को रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगे फॉर टी सेल रिसेप्टर्स। और ये जो उनका साइटोटॉक्सिक टी सेल का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं, इसके साथ साथ फॉरेन सेल्स और मैलिग्नेंट यानी कैंसर सेल्स होती हैं उनको किल करते हैं। किस तरीके से, ये दो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन जो है वो स्प्लिट करते हैं जिनको हम परफरेंस और ग्रेनजाइम्स कहते हैं। तो बेसिकली इनका क्या फंक्शन होता है, ये किस तरीके से जो टारगेट सेल्स हैं जिनमें वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, फॉरेन सेल्स और कैंसर सेल्स हैं, इनको इन्होंने किल करना होता है। किस तरीके से, ये जो परफरेंस होते हैं बेसिकली ये इन सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर होल बनाते हैं, और जो प्रे एंजाइम्स जो कि बेसिकली प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, ये क्या होता है कि इन होल्स के थ्रू जो होती है वो इन सेल्स के अंदर एंटर होते हैं और उसके बाद इन सेल्स की जो है वो डेथ कॉज करते हैं बाय अपोप्टोसिस, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं ये इफेक्टिव किलर सेल्स कहलाते हैं। TCR और CD8 रिसेप्टर्स होते हैं इनके सेल सर्फेस पे, ये साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स रिलीज करते हैं और इसके थ्रू जो है ये इन्फेक्टेड सेल्स, फॉरेन सेल्स और मैलिग्नेंट सेल्स को किल करते हैं। ये साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स हमारे पास परफरेंस और ग्रे एंजाइम्स होती हैं। परफरेंस होती है बेसिकली टारगेट सेल लेकर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल्स बनाती हैं, और इन होल्स के थ्रू जो ग्रे एंजाइम्स जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है वो एंटर होते हैं इन द टारगेट सेल और उसके बाद उसको किल करते हैं बाय एपोप्टोसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा नेक्स्ट कैटेगरी जो है टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स की, उसमें हेल्पर टी सेल्स है। हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो हमारे पास हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो जो होते हैं बेसिकली उनके ऊपर हमारे पास टी स्कैट के साथ साथ अब CD4 मार्कर्स होंगे, ठीक है। साइटोटॉक्सिक के ऊपर CD8 मार्कर्स थे, इसके ऊपर CD4 मार्कर्स होंगे उनके सरफेस के ऊपर। और जब ये बेसिकली हेल्पर टी सेल्स का क्या फंक्शन है कि ये असिस्ट करते हैं अदर लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। मैम जरा एक मिनट था, कोई भी बच्चा हैंड ऊपर ना करे यार। मैम आवाज बच्चे कह रहे हैं ठीक नहीं आ रही आप। अच्छा, अब बेटा सुनना, आपको आ रही है सही? जी मुझे आ रही है, क्या बच्चे कह रहे हैं हमने यार स्लो आ रही है आवाज। तो मैं उनसे बोलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा बेटो, हेल्पर के पास हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं इनके ऊपर हमारे पास टी सेल रिसेप्टर्स के साथ साथ CD4 मार्कर्स होते हैं इनके सरफेस पे। और बेसिकली हेल्पर टी सेल्स नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इनका काम बेसिकली असिस्ट करना है अदर लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो किस तरीके से असिस्ट करते हैं कि ये स्क्रीट करते हैं इम्यून केमिकल्स, जिसमें साइटोकाइंस जो होती हैं, जो हम साइटोकाइंस कहते हैं, बेसिकली साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और असिस्ट करते हैं अदर लिम्फोसाइट्स को, पर्टिकुलरली ऑफ इंटरल्यूकिन फैमिली, ठीक है। इंटरल्यूकिन फैमिली की साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जब भी कोई एंटीजन जो होता है वो इनकाउंटर होता है इन सरफेस सेल्स के ऊपर। अब क्या होता है कि हमारे पास हेल्पर टी सेल्स की दो सब टाइप्स होती हैं, एक TH1 हम जिसको कहते हैं और एक TH2 सेल्स होते हैं। TH1 बेसिकली ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है बाय इंटरेक्टिंग विद, और ये किस कौन कौन से लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के साथ। टी हेल्पर जो हेल्पर टाइप 1 सेल्स हैं वो बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है बाय इंटरेक्टिंग विद, एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स और तीसरा नेचुरल किलर सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके मैक्रोफेजेस के साथ इंटरेक्ट करके ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। और ये बेसिकली कौन से केमिकल क्रिएट करते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरल्यूकिन 2 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो TH2 सेल्स हैं ये बेसिकली ह्यूमोरल रिस्पॉन्स शो करते हैं। किस तरीके से ये प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस ऑफ इंटरल्यूकिन फैमिली, और इसमें इंटरल्यूकिन 4, 5, 10 और 13 होते हैं। और बेसिकली ये ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं कि ये एक्टिवेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद बी लिम्फोसाइट्स को, और बी लिम्फोसाइट्स फर्दर एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद एक्टिवेट होने के बाद वो प्लाज्मा सेल्स में डेवलप होते हैं, और उसके बाद प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल्स TCR रिसेप्टर्स के साथ साथ CD4 मार्कर्स होंगे इनके सरफेस पे, और ये बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं बाय असिस्टिंग दी अदर
lymphocytes by और by splitting different immune chemicals, ठीक है। इम्यून केमिकल्स को स्प्लिट करेंगे जिसको हम साइटोकाइंस कहेंगे, और साइटोकाइंस जो हैं मोस्टली जो है इंटरल्यूकिन जो होते हैं ये स्प्लिट करते हैं, ठीक है। टाइप 1 जो होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद साइटोटॉक्सिक सेल्स के साथ, इसके साथ साथ नेचुरल किलर और मैक्रोफेज सेल्स के साथ। और जबकि टाइप 2 जो होते हैं वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद बी लिम्फोसाइट्स, और उसके बाद उनको एक्टिवेट करने के बाद वो प्लाज्मा सेल्स में डेवलप होते हैं और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है बेटा हेल्पर टी सेल्स के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है कि हेल्पर टी सेल्स आप लोगों को दिखाए में। हेल्पर टी सेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि टीसीआर रिसेप्टर्स, दीज आर द टीसीआर रिसेप्टर्स, टी सेल रिसेप्टर्स के साथ साथ इनके ऊपर CD4 प्रोटीन होंगी। इसके मुकाबले में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि टीसीआर रिसेप्टर्स के साथ साथ इनके ऊपर क्या होंगे, इनके सर्फेस के ऊपर CD8 प्रोटीन होंगे। ये दोनों जो होंगे CD8 प्रोटीन और CD4 प्रोटीन बेसिकली एक्ट करेंगे एज अ को रिसेप्टर फॉर टी सेल रिसेप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो सप्रेसर टी सेल्स की है, इसको हम रेगुलेटरी टी सेल्स के साथ भी कहते हैं। बेसिकली ये मेंटेनेंस ऑफ जो इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस है उसको मेंटेन करती है। किस तरीके से ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रेगुलेट करती है बाय शटिंग डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन पर्पस ऑफ इम्यून रिएक्शन हैज बीन अचीव्ड, ठीक है। यानी इम्यून पर्पस जो होगा वो रिएक्शन का पर्पस जब अचीव हो जाएगा तो उसके बाद ये इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन करेगी। इसके ऊपर भी हमारे पास टीसीआर रिसेप्टर्स के साथ साथ CD4 मार्कर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी गैमा डेल्टा सेल्स। गैमा डेल्टा सेल्स सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो बनाती है, और बेसिकली इनको हम गैमा डेल्टा सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनकी जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं और वो बेसिकली कंपोज होते हैं टू ग्लाइकोप्रोटीन चेन्स अल्फा एंड बीटा चेन। लेकिन गैमा डेल्टा सेल्स होते हैं इनमें उन ग्लाइकोप्रोटीन के बजाय गैमा और डेल्टा ग्लाइकोप्रोटीन चेन होती है, ठीक है। अल्फा और बीटा के बजाय गैमा और डेल्टा ग्लाइकोप्रोटीन चेन होती है, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड गैमा डेल्टा सेल्स। इनके ऊपर और इसके साथ साथ ये सेल्स होते हैं डू नॉट रिक्वायर एंटीजन प्रोसेसिंग एज वेल एज MHC प्रेजेंटेशन ऑफ एपिटोप्स, ठीक है। और ये सेल्स जब जो डेवलप होते हैं थाइमस में उसके बाद ये माइग्रेट करते हैं टू द स्किन एंड म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द GIT ओरल कैविटी, इसके साथ साथ विजाइना, जहाँ पर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। बेसिकली ये सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स पे ही एंटीजन को के साथ एनकाउंटर करते हैं और उनको वहीं पर ही बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं बिफोर दे एंटर द बॉडी, ठीक है। सो दे बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, म्यूकोजल लाइनिंग और स्किन जो होगी वहाँ पर, और वहाँ पे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये किस तरीके से काम करते हैं, बाय रिलीजिंग ऑफ साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन, इसके साथ साथ डिफेंसेस एंड एंजाइम्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो लास्ट टाइप है टी लिम्फोसाइट्स की, मेमोरी टी सेल्स। बेसिकली ये सबसेट ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ये परसिस्ट करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद इवन लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं। और बेसिकली इनका क्या काम होता है कि अगर कोई री एक्सपोजर हो रहा है सेम एंटीजन का तो उस वक्त ये सेल्स होंगे वो पॉलिफरेट करेंगे और उसके बाद इनको एंड ट्रांसफॉर्म इनटू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग पैथोजन, ठीक है बेटा। ये हम लोगों ने सबसे पहले जो लिम्फोसाइट्स की अभी तक हम लोग टाइप्स कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने बी लिम्फोसाइट्स किए, उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स की। अब अब उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है लिम्फोसाइट्स की, दीज आर नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली नाम से आप लोग देख सकते हैं इनकी नेचुरल एबिलिटी होती है टू डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड एज वेल एज कैंसर सेल्स, ठीक है। और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स की तरह नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, इनके अंदर भी परफरेंस और ग्रे एंजाइम्स होते हैं। वही परफरेंस होंगे वो टारगेट सेल्स के अंदर होल्स प्रोड्यूस करेंगे और जो ग्रे एंजाइम्स होंगे वो बेसिकली एंटर होंगे थ्रू दिस होल्स एंड किल करेंगे सेल को बाय अपॉप्टोसिस, ठीक है। इसके साथ साथ ये सर्व टू under control the viral infections while the adaptive immune response is generating a specific cytotoxic lymphocytes to clear the infection, ठीक है। अंडर कंट्रोल करेंगे इन्फेक्शन को, इसके साथ साथ साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स होंगे वो इन्फेक्शन को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट बेटा सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के, एक तो हम लोगों ने लिम्फोसाइट्स पढ़े थे, दूसरी कैटेगरी जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स डाइवर्स वैरायटी ऑफ सेल्स होती है और बेसिकली इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है वो कॉमन होती है। एक तो ये जो एंटीजन होते हैं उसको इनगल्फ करते हैं और प्रोसेस करते हैं एंटीजन को, दूसरे नंबर पे इनके ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है।
तो बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का क्या मेन फंक्शन होता है कि ये एंडोसाइटोज करते हैं एंटीजन को, सेल के अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं थ्रू देयर लाइसोसोमल सिस्टम, और डाइजेस्ट होने के बाद जब ये लाइसोसोमल सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट होंगे तो ये एंटीजन जो होगा वो स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और दीज फ्रेगमेंट्स जो जिनको हम एपिटोप्स का नाम दे रहे हैं, ये बेसिकली फिर रिटर्न करेंगे टू द सरफेस ऑफ द सेल, और वहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे इन कॉम्बिनेशन विद MHC2 मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एंटीजन। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का क्या काम है कि ये एंटीजन जो है उसको एंडोसाइटोज करने के बाद उसको थ्रू देयर लाइसोसोमल सिस्टम्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स में रिड्यूस करेंगे, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स सरफेस पे पहुंचेंगे, वहाँ पर MHC2 मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट होंगे विद अदर इम्यून सेल्स। ठीक है, अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो मोस्टली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज जो सिस्टम होता है, MPS सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो MPS सिस्टम से बिलोंग करते हैं वो हमारे पास मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स ऑफ द स्किन, lymph nodes, Langerhans cells of the epidermis, इसके साथ साथ Kupffer cells of the liver, ये सारे मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम ऑफ जो होते हैं उनमें बिलोंग करते हैं, जबकि जो सेल्स बिलोंग नहीं करते हैं उसमें बी lymphocytes और टाइप 2 और टाइप 3 एपिथेलियोसाइट्स ऑफ द थाइमस होते हैं। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स को हम थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। डेंड्रिटिक सेल्स बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम 4 जेनिटल सेल्स जो कि बोन मैरो में होते हैं। इन सेल्स के जो होते हैं वो ब्रांचिंग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि स्मॉल और शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट और फ्यू होती हैं, लेकिन ये इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं ये सिर्फ एंटीजन को कैप्चर करते हैं लेकिन इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं? अबंडेंटली फाउंड इन ऑल दोज टिश्यूज जो कि कांटेक्ट में होते हैं विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि स्किन है, म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल्स होंगे वो इंकर्ट करेंगे एंटीजन को, और उसके बाद ये माइग्रेट करेंगे थ्रू द लिम्फेटिक्स टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, और वहाँ पे जाके इनकी मैचुरेशन होती है। जब ये डेंड्रिटिक सेल्स मैच्योर होंगे तो उस वक्त इनके जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगे वो लार्ज होंगे, और उस वक्त इनकी कैपेबिलिटी होगी कि वो एंटीजन को प्रोसेस करें। ठीक है, तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो एपिटोप ऑफ द एंटीजन जो होगा वो प्रेजेंट होगा इन कॉम्बिनेशन विद MHC2 मॉलिक्यूल्स टू द बी या फिर टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट होगा, वहाँ पे फिर उसके अगेंस्ट जो होगा वो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो इनिशिएट होगा। ठीक है, ये तो था बेटा सेल्स जो थे इम्यून सिस्टम के। नेक्स्ट आप लोगों ने आज शुरू करने हैं बेसिकली वो लिम्फॉइड टिश्यू है, उसमें हम लोग लिम्फॉइड टिश्यू के बाद लिम्फेटिक नोड्यूल्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और उसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गन्स की जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द लिम्फेटिक टिश्यू? लिम्फेटिक टिश्यू को हम बेसिकली इट इज अ स्पेशल वेराइटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और इनका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बेसिकली रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि लिम्फॉइड कनेक्टिव जो लिम्फॉइड टिश्यू है इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, लार्ज इनका नंबर इंक्रीज होता है, तो इस वजह से अगर आप लोग इसको HME स्टेन टिश्यू में देखोगे लिम्फेटिक टिश्यू को, तो आप लोगों को बेसोफिलिक नजर आएगा या फिर पर्पल स्टेन लेगा ड्यू टू द प्रीपोंडेंस ऑफ द लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स इसमें ज्यादा होते हैं, जो जहाँ पे लिम्फोसाइट्स ज्यादा होंगे तो आप लोगों को पता है कि वो डार्क ब्लू या फिर पर्पल स्टेन होता है। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू को हम जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू होता है, एक होता है नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वन बाय वन सबको देखेंगे। डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लूज और स्कैटर्ड, इसमें लूज या फिर स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, यानी लिम्फोसाइट्स की जो बेसिकली जो सेल्स हैं वो दूर दूर पड़े हुए होते हैं, तो आप लोगों को डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू हम इसको इस वजह से कहते हैं। नो स्पेसिफिक मैसेज या एग्रीगेशन लिम्फोसाइट्स की जो है वो आप लोगों को इस टिश्यू में नजर नहीं आएगी। ठीक है, स्कैटर्ड डिफ्यूजली प्लेस्ड लिम्फोसाइट्स होंगे, कोई स्पेसिफिक मैस या फिर एग्रीगेशन लिम्फोसाइट्स की इसमें नहीं होंगे। इसके मुकाबले में अगर आप लोग देखोगे नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यू, नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यू जो होता है ये बेसिकली एक लोकलाइज्ड एग्रीगेशन होती है लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, और किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रफली स्फेरिकल मैसेज, जिनको हम lymphatic nodule, lymphoid nodule, lymphatic follicles,
या फिर लिम्फॉइड फॉलिकल्स, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। कुछ भी आप कह सकते हो। लिम्फेटिक फॉलिकल्स, लिम्फेटिक नोड्यूल, बेसिकली हम इसको मोर जनरली जो होते हैं वो हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो लिम्फेटिक नोड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये लोकलाइज्ड एग्रीगेशन होते हैं लिम्फोसाइट्स की इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रफली स्फेरिकल मैसेज, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स बेसिकली मैसेज होंगे लिम्फेटिक टिश्यू के, इसके अंदर हमारे पास डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू भी आ जाता है और मॉड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। और इनके बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है जो कि आइसोलेट करता है लिम्फेटिक टिश्यू को फ्रॉम द एडजॉइनिंग टिश्यूज और ऑर्गन्स। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फॉइड नोड्यूल्स यानी कि लिम्फेटिक फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग अगर अभी समझ जाओगे तो आप लोगों को आगे जो है समझने में आसानी होगी बाकी सारा चैप्टर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फॉइड नोड्यूल या फिर लिम्फेटिक नोड्यूल्स या फिर लिम्फेटिक फॉलिकल्स, एक ही नाम है सबके। बेसिकली ये डेंस एक्यूमुलेशन होती है लिम्फोसाइट्स की, शार्पली डिफाइंड होते हैं लेकिन कोई वेल डिवेलप कैप्सूल नहीं होता इसके बाद, ठीक है। डिफाइंड होंगे शार्पली लेकिन कैप्सूल नहीं होगा। दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड नोड्यूल और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हम उस लिम्फेटिक नोड्यूल को कहते हैं जो कि बेसिकली बिफोर एक्टिवेशन हमारे पास होता है बाय एन एंटीजन, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स आर दोस लिम्फेटिक नोड्यूल्स दैट दे आर बिफोर एक्टिवेशन बाय एन एंटीजन, और इसमें बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि आफ्टर द अराइवल ऑफ एन एंटीजन अ प्राइमरी लिम्फॉइड नोड्यूल quickly becomes converted into a secondary lymphoid nodule, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड नोड्यूल बेसिकली प्राइमरी लिम्फॉइड नोड्यूल्स की कौन क्या है कि वो बिफोर एक्टिवेशन है और इसमें बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब हम सेकेंडरी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी लिम्फॉइड नोड्यूल्स होते हैं मोस्टली जो बॉडी में होते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड नोड्यूल होते हैं। इसलिए अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप टर्म यूज ना करें तो अगर हम लोग लिम्फेटिक नोड्यूल की टर्म बोलेंगे तो हम लोग सेकेंडरी को ही कह रहे होंगे, अगर खासतौर पर आप लोग प्राइमरी का नाम यूज ना करें तो, ठीक है। तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द टर्म लिम्फॉइड नोड्यूल रेफर्स टू अ सेकेंडरी लिम्फॉइड नोड्यूल, क्योंकि बॉडी में मोस्टली हमारे पास सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं। अब अगर आप सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में देखो तो इसके दो रीजन होंगे, दो पार्ट्स होंगे। एक सेंट्रल पार्ट होगा जिसको हम जर्मिनल सेंटर कहते हैं और वो लाइट स्टेनिंग जोन होता है, और इसका एक डार्कर जोन होता है आउटर जिसको हम मेंटल जोन कहते हैं, ठीक है। तो ईच सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल कंसिस्ट ऑफ टू जोन्स, a central light staining zone called germinal center and a dark staining outer region known as mental zone. जर्मिनल सेंटर की बात करें, लाइट स्टेनिंग रीजन है और बेसिकली ये कब डिवेलप होता है जब एंटीजन जो होता है वो सेंट्रल रीजन ऑफ द नोड्यूल में रीच करता है और उसके बाद एक्टिवेशन करवाता है बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होने के बाद माइटोटिकली डिवाइड होंगे, इमेच्योर सेल्स लिम्फोसाइट्स बनाएंगे प्लाज्मोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। प्लाज्मोब्लास्ट को हम सेंट्रोब्लास्ट भी कहते हैं, ये डिफरेंशिएट होंगे फर्दर इनटू प्लाज्मा सेल्स, और लिम्फोब्लास्ट होंगे वो डिफरेंशिएट होंगे बी मेमोरी सेल्स भी, जैसे कि पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि बी लिम्फोसाइट डिवाइड होके प्लाज्मा सेल्स जो बी मेमोरी सेल्स बनाएंगे, ठीक है। और जैसा कि ये सेल्स जो होते हैं जर्मिनल सेंटर में सेल्स जो होते हैं ये इमेच्योर होते हैं और डिफरेंशिएटिंग सेल्स होते हैं, तो इनके न्यूक्लियाई जो होंगे वो उसमें फाइनली डिस्पर्स क्रोमैटिन मिलेगा आप लोगों को, जिसको हम ब्लू क्रोमैटिन का भी नाम देते हैं। इस वजह से ये जोन जो होता है वो आप लोगों को मच लाइटर नजर आता है और इसमें जो इनके न्यूक्लियाई होते हैं एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियाई ऑफ बी लिम्फोसाइट्स होंगे तो आप लोगों को लाइटर शेडिंग नजर आती है, ठीक है। इसके साथ साथ जर्मिनल सेंटर में आप लोगों को मैक्रोफेजेस और मैच्योर डेंड्रिटिक सेल्स भी मिलेंगे जिनको हम इंटरडिजिटेटिंग डेंड्रिटिक सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को एक लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाई दी है। दिस इज दी लिम्फेटिक नोड्यूल, ये एक लिम्फेटिक नोड्यूल है और इसके साथ ही दूसरा लिम्फेटिक नोड्यूल है, और आप लोग देख सकते हो कि इसकी एक बाउंड्री शार्पली डिफाइन तो है लेकिन इसके बाहर वेल डेवलप कैप्सूल नहीं है। तो अगर आप लोग बात करो इसके दो जोन है, एक आउटर, दिस वन इज द आउटर जोन जो कि डार्कर है, और ये जो है लाइटर जोन है जो कि लाइटर जोन जो है वो लाइट स्टेनिंग है और उसको हम जर्मिनल सेंटर कह रहे हैं, ठीक है। दिस इज दी जीसी फॉर जर्मिनल सेंटर। इसमें हमारे पास बेसिकली लिम्फोब्लास्ट और प्लाज्मोब्लास्ट होते हैं और इनका इमेच्योर सेल्स हैं, फाइनली डिस्पर्स क्रोमैटिन की वजह से ये लाइट स्टेन देते हैं। इसके मुकाबले में जो मेंटल जोन होते हैं जो कि पेरिफेरल जोन होता है, डार्कर एरिया होते हैं क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि मैच्योर सेल्स होते हैं। तो इनको इस वजह से आपको इसके न्यूक्लियाई बेसिकली दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ दीज सेल्स, जो न्यूक्लियाई जो होंगे क्योंकि इतने स्मॉल होते हैं इसमें आप लोगों को सिर्फ लाइट स्टेनिंग में सिर्फ न्यूक्लियाई नजर आते हैं। तो ये आप लोगों को न्यूक्लियाई जो है इसमें जो है वो आप लोगों को
ये लिम्फोसाइट्स के जो होंगे वो डार्कली स्टेन में होंगे, ठीक है। अब हम मेंटल जोन की अगर हम बात करें, पेरिफेरल पार्ट है डेंसली पैक्ड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसमें डेंसली पैक्ड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बिल्कुल पास पास लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें जरा दूर होते हैं। और इसके साथ साथ फ्यू मेच्योर डेंड्राइटिक सेल्स जो मैक्रोफेजेस पे होंगे, और इसको हम इस पार्ट को हम कोरोना और लिम्फेटिक नोड कॉर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। ये तो था बेटा लिम्फेटिक नोड्यूल का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में अक्सर आ सकता है, और जर्मिनल सेंटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज जर्मिनल सेंटर, और इसका क्यों लाइट स्टेनिंग एरिया और बाकी जो है वो डार्क सिटी एरिया होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो वाले लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बेसिकली प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं और डेवलप करते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम को। और इसमें हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे पास बोन मैरो और थाइमस होते हैं। इसके मुकाबले में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो इनमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बेसिकली ये जब एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होती है तो उसके रिस्पॉन्स में इनके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इंक्रीज इन नंबर होते हैं, और वो इम्यून रिस्पॉन्स में जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स lymph nodes, spleen और टॉन्सिल्स है। ये आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास बोन मैरो और थाइमस है, और सेकेंडरी में हमारे पास lymph nodes, spleen और टॉन्सिल्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन फर्दर आगे इस चैप्टर में इन जो लिम्फाइड ऑर्गन्स है इनको डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोगों ने लिम्फाइड ऑर्गन डिस्कस करना है वो है थाइमस, ठीक है। और थाइमस आप लोगों को मैंने बताया थाइमस इज दी प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। सो ये थाइमस है बेटा, आप लोगों को थाइमस की पिक्चर इसमें दिखाई हुई है। थाइमस बेसिकली बिफोर बर्थ ही अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, और एडल्ट में ये वेल डेवलप होता है, और सॉरी चिल्ड्रन में ये वेल डेवलप होता है। और इनके अगर चिल्ड्रन के मुकाबले में अगर एडल्ट्स में देखें तो एडल्ट्स में इनका साइज डिक्रीज होता है और इसकी एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। तो थाइमस की अगर हम बात करें, थाइमस आप लोगों को नजर आ रहा है ग्रॉसली अगर आप लोग देखोगे तो बाय लोब ऑर्गन है, यानी कि इसके दो लोब्स हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ा होता है, इन द मीडियस्टाइनम, बेसिकली सुपीरियर मीडियस्टाइनम में होता है। मोस्ट एक्टिव और प्रोमिनेंट होता है बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है। ये चाइल्ड की आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे, तो बिफोर प्यूबर्टी जो होता है वो एक्टिव और प्रोमिनेंट होता है, और एडल्ट में बेसिकली इसका साइज डिक्रीज होता है और इसकी एक्टिविटी रिड्यूस होती है, और इस प्रोसेस को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड अंडरगोज इन्वोल्यूशन विद लेस एक्टिविटी इन द एडल्ट, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कब मोस्ट एक्टिव और प्रोमिनेंट होता है। तो ये एडल्ट सॉरी चिल्ड्रंस में ये बिफोर प्यूबर्टी ये मोस्ट प्रोमिनेंट और एक्टिव होता है, ठीक है। थाइमस, और ये हमारे पास बाई लोब ऑर्गन है, आप लोग इसके दो लोब्स हैं वो क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। थाइमस की इंट्रोडक्शन में क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टू द बॉडी। अगर आप लोगों को याद हो टी लिम्फोसाइट्स हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि वो बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन मेच्योर कहाँ पर होते हैं, थाइमस में। बेसिकली थाइमस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। थाइमस के अंदर क्या होता है कि एट प्रीकर्सर्स ऑफ टी सेल्स डेवलप होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं एंड अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ टी सेल एजुकेशन। टी सेल एजुकेशन मतलब इसकी मैच्योरेशन प्रोसेस है जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ प्रेजेंट होता है, आप लोगों को मैंने बताया सुपीरियर मीडियस्टाइनम में दो लोब्स होते हैं, इसके बाहर एक कैप्सूल होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। डेवलप कहाँ से होता है, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स फंक्शन एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोज थर्ड पेयर ऑफ फ्रिंजियल पाउचेस। थर्ड पेयर ऑफ फ्रिंजियल पाउचेस जो हैं उसकी बेसिकली एंडोडर्म से ये डेवलप होता है, और ये एंडोडर्मल सेल्स जो होते हैं ये उसके बाद डिफरेंशिएट होती है इनटू थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, जिसको हम टीईसीज का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो एंडोडर्म ऑफ थर्ड फ्रिंजियल पाउचेस से डेवलप होता है, और ये एंडोडर्मल सेल्स देन डिफरेंशिएट इनटू थाइमिक एपिथेलियल सेल्स। थाइमिक एपिथेलियल सेल्स हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, उनका इंडिविजुअल फंक्शन क्या है। सो हम लोगों ने पढ़ा कि ये बेसिकली मैच्योर करता है टी लिम्फोसाइट्स को। तो जो लिम्फोब्लास्ट जो कि इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स के प्रीकर्सर्स हैं जो कि ओरिजिनेट होंगे बोन मैरो से, वो यहाँ पर थाइमस में पहुंचेंगे, इन्वेट करेंगे डेवलपिंग थाइमस को,
और यहाँ पर आके थाइमस में बेसिकली इन सेल्स में इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स में चेंज होना है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द थाइमिक एपिथेलियल सेल्स। थाइमिक एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो थाइमस में जहाँ मौजूद होंगे उनके दरमियान में जो स्पेसेस होंगे वहाँ पर ये इमेच्योर लिम्फोसाइट्स या लिम्फोब्लास्ट होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और इस वजह से थाइमस को हम लिम्फो एपिथेलियल ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स के साथ साथ थाइमिक एपिथेलियल सेल्स भी हैं, यानी एपिथेलियल सेल्स भी हैं साथ साथ लिम्फोब्लास्ट भी हैं, सो इट इज एन लिम्फो एपिथेलियल ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो फुली फॉर्म्ड एंड फंक्शनल एट बर्थ तो ये फुली फॉर्म्ड और फंक्शनल होते हैं। थाइमस रिमेन्स लार्ज एंड वेरी एक्टिव इन टी सेल प्रोडक्शन अंटिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक ये बहुत लार्ज और एक्टिव होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टी सेल प्रोडक्शन, ड्यूरिंग विच इट अंडरगोस, उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर दैट इट अंडरगोस इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का क्या मतलब है कि ये इसका साइज जो होगा एक तो वो ग्रेटली डिक्रीज होगा, दूसरे नंबर पे इसकी एक्टिविटी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्रेटली इन साइज एंड एक्टिविटी, और इसके साथ साथ ये जो होगा इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर आप जो होंगे आप लोगों को लार्ज नंबर ऑफ एडिपोज टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, सो फुली फॉर्म्ड और फंक्शनल होता है बर्थ, और ये प्यूबर्टी तक जो होता है ये लार्ज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। आफ्टर प्यूबर्टी it undergoes a process of involution in which there is a greatly decrease in size and activity of the thymus gland as well as it becoming largely filled with adipose tissue। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस में अगर आप लोग को देखोगे तो थाइमस जो होता है वो एक हाईली वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, इसके बाहर साउंड किया हुआ होता है, और इस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से जो होंगे वो सेप्टा जो होंगे वो थाइमस ग्लैंड के अंदर पेनिट्रेट करेंगे इनटू द पेरेन्काइमा में, और उसके बाद ग्लैंड को जो है वो इनकम्प्लीटली सेपरेट लोब्यूल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि थाइमस के दो लोब्स हैं, और इन दो लोब्स के बाहर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से जब अंदर कनेक्टिव टिश्यू आएगा जिसको हम ट्यूबैकुली या सेप्टा कहते हैं वो अराइज करेगा, इन दोनों लोब्स में जाएगा, तो लोब्स फर्दर किस में डिवाइड होंगे, लोब्स की जो नेक्स्ट डिवीजन वो लोब्यूल्स होती है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा पेनिट्रेट करेगा इनटू द सबस्टेंस ऑफ द लोब्यूल्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड एंड डिवाइड इट इनटू लोब्यूल्स, इनकम्प्लीट लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ईच लोब्यूल जो होता है, अगर एक लोब्यूल को अगर आप लोग देखोगे तो उसके एक दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है जो कि डार्कली स्टेनिंग होता है क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ आगे हम डिस्कस करते हैं डार्कली स्टेनिंग होते हैं, और जो मेडुला होता है वो लाइटली स्टेनिंग होता है। ठीक है, तो ये स्टेनिंग डिफरेंसेस बेसिकली किस वजह से होती है, तो हमने पीछे बात की है कि थाइमस जो है वो लिम्फो एपिथेलियल ऑर्गन है, यानी कि इसमें लिम्फोसाइट्स भी हैं और थाइमिक एपिथेलियल सेल्स भी हैं। तो कॉर्टेक्स जो होता है बेसिकली उसके अंदर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे, और लिम्फोसाइट्स की ज़्यादा नंबर इंक्रीज नंबर की वजह से कॉर्टेक्स जो होगा वो डार्कली स्टेनिंग हो गया, और एपिथेलियल सेल्स होंगे उसके अंदर कम होंगे। इसके मुकाबले में अगर हम यानी कि लिम्फोसाइट्स होंगे वो 95% के टोटल लिम्फोसाइट्स होंगे थाइमस के अंदर वो कॉर्टेक्स में होंगे, और थाइमिक एपिथेलियल सेल्स जो होंगे वो कम होंगे। इसके मुकाबले में मेडुला की अगर हम बात करें तो उसमें लेस नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होंगे। सो दैट्स वाई इनकी जो स्टेनिंग है यानी कॉर्टेक्स जो होगा वो आप लोगों को डार्कली स्टेनिंग मिलेगा, और मेडुला जो होगा वो लाइट स्टेनिंग मिलेगा। ठीक है, दोनों के अंदर आप लोगों को लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस मिलेंगे। अब एक बात नोट करने के लिए जो कि आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थाइमस के अंदर आप लोगों को कोई लिम्फेटिक नोड्यूल नहीं मिलेगा। ठीक है, थाइमस के अंदर नो लिम्फेटिक नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इन थाइमस। इसके अलावा अगर आप जब लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ोगे, स्प्लीन, लिम्फ नोड, फैट एंड टॉन्सिल, तो उन सब में लिम्फेटिक नोड्यूल्स होंगे, लेकिन थाइमस doesn't contain any lymphatic nodule। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बेटा आप लोगों को लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है थाइमस की। ये एक बेसिकली लोब्यूल है, सॉरी अगर आप लोग देखो तो ये कैप्सूल है, इसके बाहर कैप्सूल डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसके अंदर सेप्टा राइज करेंगे, और सेप्टा जो होगा वो लोब्स को ये एक लोब्यूल ये है। ठीक है, लोब्यूल्स में डिवाइड करेंगे, सारे आप लोग को लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं, लोब्यूल्स, ये सारे लोब्यूल्स हैं। ठीक है, तो इनकम्प्लीट लोब्यूलेशन होती है। तो इनकम्प्लीट लोब्यूलेशन का मतलब होता है कि एक लोब्यूल कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता, जैसे एक लोब्यूल है और ये दूसरा लोब्यूल है, ये आपस में कॉन्टिन्यूस है, तो इनकी कॉन्टिन्यूशन की वजह से जो इनका कॉर्टेक्स होता है वो भी एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यू होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो बाहर डार्कली स्टेनिंग एरिया नजर आ रहा है ये कॉर्टेक्स है, क्योंकि इसमें डार्कली स्टेनिंग एरिया क्यों है, क्योंकि इसके टी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हैं और थाइमिक एपिथेलियल सेल्स कम है। इसके मुकाबले में मेडुला लाइटर जोन है, इसमें आप लोगों को थाइमिक एपिथेलियल सेल्स ज़्यादा मिलेंगे और टी लिम्फोसाइट्स कम मिलेंगे। ठीक है,
इसके साथ साथ आप लोगों को कॉर्टेक्स में एडिपोज सेल्स भी मिलेंगे, और एडिपोज सेल्स जैसे जैसे इनका नंबर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि ये थायमस के अंदर इन्वोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, मेडुला के अंदर आप लोगों को ये कुछ स्मॉल मैसेज मिल रहे हैं, एसिडोफिलिक मैसेज। बेसिकली ये डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है थाइमस मेडुला का, इसको मेजर कॉर्टिसस कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को थाइमस का बेसिकली स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया। आगे हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी थाइमिक कॉर्टेक्स। डायग्राम में जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, स्टेन डार्कली बेसोफिलिक, क्योंकि इसमें डेंसली पैक्ड इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स होंगे जिनको हम थाइमोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स को थाइमस में थाइमोसाइट्स का भी नाम दिया है, और बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द थाइमिक एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा होता क्या है, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि थाइमस के अंदर बेसिकली जो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स हैं जिनको हम लोगों ने नाम दिया थाइमोसाइट्स के, ये मेच्योर होते हैं। मेच्योर कैसे होते हैं कि जो थाइमस का जो कॉर्टेक्स है, उसका जो पेरिफेरल रीजन है, उसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होंगे जिनको हम लिम्फोब्लास्ट कहते हैं, जो कि बोन मैरो में ओरिजिनेट हुए थे, और थ्रू द ब्लड वेसल्स वो थाइमस के अंदर है। जो थाइमस के अंदर वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिफेरल रीजन ऑफ द थाइमिक कॉर्टेक्स बिटवीन थाइमिक एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स जो होंगे इनकी एक्सटेंसिव पॉलिफरेशन होगी, और ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट्स में चेंज होंगे। पहले लिम्फोब्लास्ट हैं जो कि लार्ज इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है, अब ये पॉलिफरेशन इनकी होगी और उसके बाद ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स में चेंज होगी जिनको हम थाइमोसाइट्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये थाइमोसाइट्स ये अभी भी मैच्योर इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स हैं। ये क्या होंगे, ये कॉर्टेक्स में है तो ये ग्रेजुअली मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल रीजन यानी कि मेडुला की तरफ, और जब ये सेंट्रल रीजन में मेडुला की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये थाइमोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती है, जिसको यानी एजुकेशन मिलती है कि टू डेवलप इनटू इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उस वक्त ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स में डेवलप होते हैं ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, और इस प्रोसेस को हम थाइमिक सेल एजुकेशन का नाम देते हैं, और बेसिकली दिस इज द मैच्योरेशन प्रोसेस ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मैं एक बार फिर आप लोगों को इम्पोर्टेंट है कि थाइमस में लिम्फोसाइट्स कैसे मैच्योर होते हैं, कि थाइमस के अंदर जो लार्ज प्रिकर्सर्स हैं लिम्फो साइट्स के, जिसको हमने लिम्फोब्लास्ट का नाम दिया है, वो बोन मैरो से ओरिजिनेट हुए थे, और थ्रू ब्लड वेसल्स वो थाइमस के अंदर आए। थाइमस के अंदर वो जो पेरिफेरल पार्ट है थाइमिक कॉर्टेक्स का, वहाँ पे रिसाइड किए होते हैं। ठीक है, वहाँ पर इनकी एक्सटेंसिव पॉलिफरेशन और मैचुरेशन होती है, और मैचुरेशन होने के बाद के स्मॉल लिम्फोसाइट्स इमेच्योर लिम्फोसाइट्स में चेंज होते हैं जिसको हम थाइमोसाइट्स कहते हैं। अब ये थाइमोसाइट्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली मूव करते हैं फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द मेडुला, और ड्यूरिंग देयर मूवमेंट इनको जो है इंस्ट्रक्शंस मिलती है टू डेवलप इनटू इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स, और दिस प्रोसेस को हम टी सेल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अब होता है क्या कि ये जो मैचुरेशन वाला प्रोसेस है जिसमें इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स में डेवलप हो, इसमें क्या होता है कि 95% जो थाइमोसाइट्स होती हैं थाइमिक कॉर्टेक्स के अंदर, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट फेल टू बिकम प्रॉपरली इम्यूनो कॉम्पिटेंट। ठीक है, यानी कि थाइमोसाइट्स होते हैं उनमें से 95% होते हैं वो उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो सके, तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो डाई हो जाते हैं बाय प्रोसेस एंड फेगोसाइटोसिस बाय द मैक्रोफेजेस, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होंगे थाइमिक कॉर्टेक्स के अंदर। हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों के अंदर जो है वो मैक्रोफेजेस होंगे। ठीक है, तो जो मेच्योर थाइमोसाइट्स हो रहे थे जिनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी फॉर इम्यूनो कॉम्पिटेंट, वो बेसिकली 95% उनमें से जो होंगे वो प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं होंगे, और प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं होंगे तो वो डाई हो जाएंगे बाय अपोप्टोसिस, और फेगोसाइटोसिस हो जाएंगे बाय मैक्रोफेजेस। सिर्फ 5% जो होंगे थाइमोसाइट्स वो सर्वाइव करेंगे, वो जो होंगे वो प्रॉपर्ली रिसीव करेंगे प्रॉपर सेल एजुकेशन, और उसके बाद वो बेसिकली प्रॉपर्ली इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स में जो होंगे वो डेवलप होंगे। ठीक है, तो 95% जो लिम्फोसाइट्स थे जो कि इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे फॉर इम्यूनो कॉम्पिटेंट के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ ओनली 5% of the surviving thymocytes are supposed to have received proper cell education, और उसके बाद this becomes properly immunocompetent T lymphocytes। अब ये सेल्स जो हैं ये आफ्टर इम्यूनोकॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स करने के बाद ये एंटर होंगे मेडुला के अंदर, और मेडुला के अंदर एंटर होने के बाद फाइनली थाइमस से बाहर निकलेंगे थ्रू द पोस्ट कैपिलरी ग्रेन्यूल्स एंड लिम्फेटिक डिफरेंट लिम्फेटिक्स, और उसके बाद ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में चले जाएंगे। ठीक है,
अब अगर हम लोग तो हम लोगों ने टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन पढ़ ली। अगर अब हम लोग बात करें थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, मैंने आप लोगों को बताए थे ये थाइमस के अंदर होते हैं, जिसको हम एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। और ये बेसिकली थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स होती हैं इसकी, वो कॉर्टेक्स में होती हैं, और 3 टाइप्स होती है मेडुला में होती हैं। थाइमिक कॉर्टेक्स में हमारे पास टाइप 1, 2 और टाइप 3 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होंगे। वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। टाइप 1 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये बेसिकली फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, और ये कॉर्टेक्स की जो पेरिफेरल बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री होती है थाइमिक कॉर्टेक्स की, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली कॉर्टेक्स को सेपरेट कर रहे होते हैं फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल एंड ट्रैबेक्युली से। ठीक है, 3 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स कॉर्टेक्स में है, 3 मेडुला में है। उसमें से कॉर्टेक्स में जो है वो टाइप 1 से लेकर 3 तक है। टाइप 1 जो है वो कॉर्टेक्स के सबसे पेरिफेरल यानी आउटर बाउंड्री में प्रेजेंट होंगे, और ये कॉर्टेक्स को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल एंड ट्रैबेक्युली। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं थाइमिक कॉर्टेक्स में, उनको भी सराउंड करते हैं। और वहाँ पर ये बेसिकली इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायो पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये वहाँ पर बेसिकली थाइमिक ब्लड थाइमस बैरियर बनाते हैं। तो विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन ब्लड थाइमस बैरियर, सो दीज आर टाइप 1 थाइमस एपिथेलियल सेल्स। और ये ब्लड थाइमस बैरियर बेसिकली जो डेवलपिंग प्री लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ब्लड बॉर्न एंटीजन से। ठीक है, सो ये टाइप 1 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनके दरमियान ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये सेपरेट करती हैं डेवलपिंग टी लिम्फोसाइट्स को फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द थाइमस। और इसके साथ साथ ब्लड जो कि सर्कुलेट कर रहा होता है इन कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स में, और प्रिवेंट करते हैं डेवलपिंग टी लिम्फोसाइट्स को फ्रॉम ब्लड बॉर्न एंटीजन से। टाइप 4 की अगर हम बात करें मिड कॉर्टेक्स में, टाइप 1 बिल्कुल पेरिफेरी पे थे कॉर्टेक्स के, अब टाइप 2 मिड कॉर्टेक्स में होंगे। स्टीलेट सेल्स होते हैं, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि दूसरे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के साथ ज्वाइन होते हैं बाय टेस्मोसोम्स के साथ। ये थाइमिक कॉर्टेक्स को स्मॉल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स में हमारे पास जो डेवलपिंग टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम थाइमिक नर्व सेल्स भी कहते हैं, बेसिकली ये टी सेल एजुकेशन में रोल प्ले करते हैं। टाइप 3 की अगर हम बात करें तो ये जंक्शन ऑफ द थाइमिक कॉर्टेक्स और मेडुला पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हम फर्दर कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो ये जंक्शन में प्रेजेंट होंगे। इसके भी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, और ये उनके साथ उनके आपस में अपलोडिंग जंक्शंस होते हैं। ये भी टी सेल एजुकेशन में रोल प्ले करते हैं। अब टाइप 2 और टाइप 3 सेल्स होते हैं, इनके पास एमएचसी क्लास 1 और 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बेसिकली और इस वजह से ये एक्ट करते हैं एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ थाइमिक सेल एजुकेशन। थाइमिक मेडुला की बात करें, सेंट्रल रीजन है, स्पेस मच लाइटर देन द कॉर्टेक्स, क्योंकि इसके अंदर फ्यूर टी लिम्फोसाइट से ज़्यादा इसके अंदर एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स होते हैं। थाइमिक एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स 4, 5 और 6 इसमें प्रेजेंट होंगे। 4 की अगर हम बात करें, इसमें भी शीट लाइक प्रोसेसेस होते हैं, और ये बेसिकली ये भी कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। और अलॉन्ग विद टाइप 3 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, ये एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं विद ऑक्लूडिंग जंक्शंस, और ये बेसिकली बैरियर बनाते हैं एट द कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन। ठीक है, टाइप 5 की बात करें, इनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो होते हैं उनके दरमियान डेस्मोसोम्स होते हैं, और ये स्मॉल कंपार्टमेंट्स बनाते हैं फॉर कंटेनिंग ग्रुप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो कि अब मैच्योर होकर मेडुला में आ गया। ठीक है, टाइप 6 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स बेसिकली ये फॉर्म है डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द थाइमिक मेडुला, यानी कि ये हेजल स्पॉट बनाते हैं कि मेडुला के अंदर एक स्मॉल मैसेज थे। ऐसा इम्पोर्टेंट रिटन क्वेश्चन आप लोगों का, और जो इंशाल्लाह तो उसमें भी आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेजल कॉर्टोसिस के बारे में पूछा जाता है। हेजल कॉर्टोसिस क्या है? हेजल कॉर्टोसिस बेसिकली स्फेरिकल या फिर ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि आइसोलेटेड मैसेज होते हैं टाइप 6 एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स के, और ये इसमें टाइप 6 एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स होते हैं वो डेंसली concentrically arranged types of second functions का जो लगता है साइटोकाइंस, स्पेशली इंटरल्यूकिन 4 और 7, जो कि टी सेल एजुकेशन में रोल प्ले करते हैं। ये बेटा थाइमस कॉर्टेक्स का पार्ट है, जिसके अंदर आप लोगों को एडिपोज सेल्स के साथ साथ लिम्फोसाइट्स जो होंगे वो
ये कॉर्टेक्स और दिस वन इज द मेडुला। मेडुला के अंदर ये जो आइसोलेटेड मैसेज है कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड, बेसिकली ये हेजल कॉर्पसेस है। हेजल कॉर्पसेस जो होते हैं ये फ्लैटन बैरियर जो करता है antigens by a physical barrier called the thymus barrier। तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड थाइमस बैरियर के तीन कंपोनेंट्स हैं, लाइनिंग एंडोथेलियम ऑफ कॉर्टिकल कैपिलरीज, टाइप 1 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स और इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस। ये तीन कंपोनेंट है ब्लड थाइमस बैरियर के। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। लाइनिंग एंडोथेलियम ऑफ कॉर्टिकल कैपिलरीज तो होती हैं बेसिकली ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बाउंड करते हैं बाय ओक्लूडिंग जंक्शंस के साथ और इंटरसेलुलर गैप्स में होगा रेस्ट मेम्ब्रेन भी इनकी ठीक होती है और इन सब फीचर्स की वजह से जो होती है लाइनिंग एंडोथेलियम कॉर्टिकल कैपिलरीज होती है वो हाईली इम्पर्मिएबल होती है टू माइक्रोमोलेक्यूल्स। This is the first component of blood thymus barrier. Second one is the type 1 thymic epithelial cells. ये कॉर्टिकल कैपिलरीज को सराउंड कर रहे होते हैं और एक कॉन्टिन्यूस शीट बना रहे होते हैं उनके अराउंड, ठीक है। और ऑक्लूडिंग जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट टाइप 1 thymic epithelial cells also provide further protection to developing thymocytes। थर्ड जो कंपोनेंट है ब्लड थाइमस बैरियर का मैक्रोफेजेस हैं जो कि अराउंड द कॉर्टिकल कैपिलरीज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फेगोसाइटोज करते हैं दोज एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स को दैट मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द थाइमिक कॉर्टेक्स, ठीक है। लिम्फेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है थाइमस का कि थाइमस के अंदर अदर इम्पोर्टेंट वाइवा एंड एमसीक्यू पॉइंट के थाइमस के अंदर एफरन लिम्फेटिक्स होती हैं वो एब्सेंट होती है, ठीक है। रिसीव नो एफरन लिम्फेटिक वेसल्स ओनली हैज एफरन लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं लिम्फ एंड लिम्फोसाइट्स को अवे फ्रॉम द प्राइमरी लिम्फोसाइट। लास्ट बेटा फंक्शन जो होता है थाइमस का, एक तो आप लोगों ने पढ़ा था कि थाइमस जो होता है वो बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन एंड सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ टी सेल्स रिएक्टिव अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन्स, ठीक है। एक तो डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करता है, उसके बाद उसके सिलेक्टिव रिमूवल करवाता है टी सेल्स के अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। टी लिम्फोब्लास्ट जो कि थाइमस में आते हैं डू नॉट येट एक्सप्रेस CD4 CD8 और TCR रिसेप्टर्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो मैच्योर होते हैं CD4 CD8 और TCR रिसेप्टर्स होते हैं। टी लिम्फोब्लास्ट जो कि थाइमस में आ रहे हैं फ्रॉम द बोन मैरो, उनके ऊपर ये तीनों रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। these cells populate the cortex and begin to proliferate, लेकिन आफ्टर proliferation जब ये डिफरेंशिएट होते हैं तो रिकम्बाइन वेरिएबल वर्जन्स ऑफ द TCR अल्फा बीटा जीन्स एंड देन एक्सप्रेस, और उसके बाद चुनेंगे उनके ऊपर TCR प्रोटीन एज वेल CD4 और CD8 रिसेप्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर ईच प्री टी लिम्फोसाइट्स बिगिंस इन द कॉर्टेक्स। अब सिलेक्शन प्रोसेस होती है इसके अंदर के कौन से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो गए हैं कि वो रोल प्ले करें इन इम्यून रिस्पॉन्स में। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं कि फॉर ईच टी लिम्फोसाइट्स वो कॉर्टेक्स में स्टार्ट होता है, मेडुला में एंड होता है और उसका लास्ट अबाउट 2 वीक्स, ठीक है। So during further differentiation, the differentiating T cells undergo a very strictly controlled two-stage selection process. सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? टू स्टेज सिलेक्शन होती है, एक तो पॉजिटिव सिलेक्शन होती है और एक नेगेटिव सिलेक्शन होती है। पॉजिटिव सिलेक्शन सर्कल्स इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कैन अलाउ सर्वाइवल ओनली ऑफ टू cells with functional TCR तो रिकॉग्नाइज करते हैं MSC क्लास 1 एंड क्लास 2 मॉड्यूल्स को, ठीक है। तो पॉजिटिव सिलेक्शन हम इनको कहते हैं। नेगेटिव सिलेक्शन बेटा मेडुला में होती है एंड अलाउज सर्वाइवल ओनली ऑफ टी सेल्स दैट डू नॉट टाइटली बाइंड सेल्फ एंटीजन प्रेजेंटेड ऑन डेंड्रिटिक सेल्स देयर, ठीक है।
सो आसान लफ्जों में क्या है कि द लिम्फोसाइट्स दैट आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज, या फिर जो रिकॉग्नाइज करेंगे सेल्फ एंटीजन को डाई कर जाएंगे एंड आर एलिमिनेटेड बाय द मैक्रोफेजेस, इसको हम नेगेटिव सिलेक्शन कहेंगे। और बेसिकली ये 95% ऑफ द टोटल सेल्स जो कि आपने पीछे पढ़ा था कि जो प्रॉपरली इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं होते वो डाई हो जाते हैं, बेसिकली वो थ्रू दिस नेगेटिव सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। जबकि दो लिम्फोसाइट्स जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन एंटीजन को, और ये मैच्योर हो जाते हैं, रीच मैच्योरिटी, जिसको हम पॉजिटिव सिलेक्शन का नाम दे रहे हैं। ये मेडुला के अंदर एंटर होते हैं फ्रॉम द कॉर्टेक्स, और उसके बाद ये जो है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वही फंक्शन है, उसको उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन का नाम दे दिया है। पॉजिटिव सिलेक्शन में नेगेटिव सिलेक्शन में वो होंगे जो रिकग्नाइज कर नहीं करेंगे, प्रॉपरली मैच्योर नहीं होंगे, और वो 95% में है और वो डाई हो जाएंगे। और जो 5% जो होंगे वो प्रॉपरली मैच्योर होंगे, रिकग्नाइज करेंगे फॉरेन एंटीजन को, इनको पॉजिटिव सिलेक्शन का नाम दे रही है। वो एंटर हो जाएंगे मेडुला में फ्रॉम द कॉर्टेक्स, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे द ब्लड स्ट्रीम। ये आप लोगों का एक आसान सा स्केच बताया है। पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन एबिलिटी टू बाइंड टू एमएचसी मॉलिक्यूल्स। ये प्री टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर टीसीआर, सीडी8 और सीडी4 रिसेप्टर्स हैं। अब एमएससी क्लास 2 और क्लास 1 मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे तो कॉर्टेक्स प्रेजेंट करेंगे एमएचसी मॉलिक्यूल्स विद एंटीजेंस टू प्री टी लिम्फोसाइट्स। कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स जिनको हम लोगों ने कहा था कि प्रेजेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही हैं, जब ये प्रेजेंट करेंगे एमएचसी मॉलिक्यूल्स को विद एंटीजन के साथ टू प्री टी लिम्फोसाइट्स, तो क्या होगा? अगर तो ये बाइंड्स टू एमएचसी मॉलिक्यूल्स, अगर तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाएंगे, यस, इसका मतलब है कि ये सर्वाइव कर जाएंगे, यानी कि बाइंडिंग शो करती है कि ये इतने मैच्योर हो गए, और मैच्योर होंगे तो ये सर्वाइव करेंगे और मूव करेंगे टू द मेडुला। और अगर नहीं बाइंड करेंगे तो ये इमेच्योर सेल्स और ये वहाँ पर डाई हो जाएंगे बाय अपोप्टोसिस, ठीक है। इसके मुकाबले में नेगेटिव सिलेक्शन सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन नॉट रिकग्नाइजिंग सेल्फ एंटीजन। अब ये सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, इसमें क्या है, प्री टी लिम्फोसाइट्स के टीसीआर रिसेप्टर्स है। टीसीआर रिसेप्टर्स जो होंगे आप डेंड्रिटिक सेल से प्रेजेंट करेंगे सेल्फ एंटीजन को, जो प्री टी लिम्फोसाइट्स अगर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे सेल्फ एंटीजन को, तो इसका मतलब है कि ये सर्वाइव करेंगे और कम्प्लीटली मैचुरेट हो गए। और अगर ये रिकॉग्नाइज करेंगे तो इसका मतलब है कि डाई हो जाएंगे बाय अपोप्टोसिस, ठीक है। ठीक है बेटा, टाइम कम होने की वजह से जल्दी जल्दी थोड़ा सा करवाया है। ये इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका पॉजिटिव सिलेक्ट समझ आ जाएगा। बेसिकली मैचुरेशन ही है इसमें कि 95% होते हैं वो गो थ्रू द नेगेटिव सिलेक्शन, क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं करते एंटीजन को, और वो मैच्योरिटी इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं होते तो वो डाई हो जाते हैं। और सिर्फ ओनली 5% जो होते हैं वो अंडर को मैचुरेशन और वो पॉजिटिव सिलेक्शन के थ्रू होते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद जो है वो मैच्योर होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, आज हम लोगों ने थाइमस डिस्कस किया, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को साथ साथ बताई हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ा है थाइमस, नेक्स्ट हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर।